सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़े थे। पाठ भाषा और व्याकरण, इसमें भाषा पर बातें हो चुकी थी बेटा। बच रहा था व्याकरण, लिपि और साहित्य। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले व्याकरण को जानेंगे। आइए जानते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या है बेटा? व्याकरण भाषा का एक अनिवार्य अंग होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, इसे शास्त्र कहते हैं, जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने आदि का ज्ञान कराता है। इसीलिए इसको एक लाइन में कहा गया है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। कैसे प्रयोग करना सिखाता है बेटा? शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। और कोई भी भाषा उसके बगैर व्याकरण के वो भाषा नहीं बनती। हर भाषा का बेटा अपना एक मानक व्याकरण होता है। तो हमारी जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, तो इसका भी एक कोई ना कोई मानक व्याकरण होगा जिसके आधार पर उस भाषा को एक मानकता प्रदान की गई है। ठीक है बेटा? तो जैसे कुछ उदाहरण से हम देख लेंगे कि यह कैसे क्या करता है, भाषा को शुद्ध कैसे करता है। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है। लड़का विद्यालय जा रही है, वह ने अपना काम किया। ध्यान से देखेंगे। तुम खाना खाए हो। अगला है घोड़े दौड़ रहा है। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया। बेटा ये सब के सब जितने वाक्य हमने लिखे हैं यह कहीं न कहीं व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, यानी इनमें कहीं न कहीं जरूर कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। अब इन त्रुटियों को, इन कमियों को, इन अशुद्धियों को दूर करने का कार्य हमारा व्याकरण करता है। इसीलिए व्याकरण की जब परिभाषा की बात आती है तो व्याकरण की परिभाषा होती है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है कि किसी भी भाषा का व्याकरण होता है, वह उस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराता है कि वह भाषा कैसे लिखी जाएगी, कैसे बोली जाएगी। ठीक है, तो इनका देखिए शुद्ध रूप क्या होगा। ये सभी वाक्य, किसी को हमने लिख दिया है, ये सभी वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप व्याकरण के अनुसार निम्न प्रकार से होगा। इनका जो शुद्ध रूप होगा उसको देख लेते हैं। लड़का विद्यालय जा रहा है। यहाँ था विद्यालय जा रही है। इसमें देख रहे हैं लिंग से संबंधित गलतियां हो रही हैं। आगे हमें उसने अपना काम किया, वह ने, यहाँ पे देखिए सर्वनाम से संबंधित गलतियां हो रही हैं। उसने अपना काम किया, ओके, इसका शुद्ध रूप होगा तुमने खाना खाया है। यहाँ पर भी सर्वनाम से संबंधित गलतियां हो रही हैं। तुमने खाना खाया है, यहाँ तक तुम खाना खाए हो, यह वाक्य शुद्ध होता है। इसका जब प्रयोग करना हो आपको लगे तो आप कैसे प्रयोग करेंगे? तुमने खाना खाया है, ओके। घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका शुद्ध रूप होगा। जबकि ऊपर क्या था? घोड़े दौड़ रहा है, इसका शुद्ध रूप हो रहा है घोड़े दौड़ रहे हैं। इस आधार पर हम अभी सीखे व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण कैसे शुद्ध करता है। तो व्याकरण के अपने 3 पार्ट होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जस्ट इसी के बाद हम इसको सीखेंगे, ओके। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं व्याकरण के अंग की। तो व्याकरण के अंग बेटा, इसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3। 3 अंग कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला क वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार।
ये टोटल व्याकरण के 3 अंग या प्रकार कह सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ण विचार को देख लेते हैं। इनमें कौन कौन सी बातों को विशेष तवज्जो दिया जाता है, क्या क्या सीखा जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है। वर्ण विचार में ध्यान से देखिएगा, व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और संयोग के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण में बेटा हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अगला लेसन हमारा लेसन नंबर 2 जैसे कि वर्ण विचार ही है, तो इस लेसन में अगला जो लेसन पार्ट 2 हमारा जो होगा उस पार्ट में इन पूरी बातों को हम सीखेंगे। तो ये भी वर्ण विचार, ये व्याकरण के अंग में आ गया ना। इसमें क्या जानेंगे, वर्णों के आकार, वर्णों का भेद, वर्णों का उच्चारण और उनका संयोग। क्लियर। अगला जो विभाग होता है शब्द विचार। शब्द विचार में देखते हैं कि व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के भेद, शब्द का जो वर्गीकरण है, बंटवारा है, उनके और रूप, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। वे किस प्रकार से शब्द बनते हैं, उनका भेद क्या है, उनका रूप क्या है, आदि का अध्ययन। ये भी पार्ट में अलग अलग है। शब्द विचार जब आएगा तो हम शब्द विचार में इस पार्ट को अच्छे से बारीकी से देखेंगे। अगला होता है बेटा वाक्य विचार। वाक्य विचार में व्याकरण के इस विभाग में शब्दों के से वाक्य बनाने, शब्दों से जब हम वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इस नियम का अध्ययन करते हैं। वाक्यों को अलग करने, वाक्य के भेद तथा विराम चिन्हों के प्रयोग की विधि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य बनाने अलग, उसके बाद वाक्यों को अलग करना है। वाक्यों को अलग कैसे कर सकते हैं, वाक्यों के भेद, वाक्यों के भेद आपके आगे लेसन में हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग हम करते हैं वाक्य में। इस प्रकार से व्याकरण के ये 3 विभाग होते हैं या व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण पूरा इन्हीं 3 अंगों पर कार्य करता है बेटा। और ये जब तीनों अंग अपने आप में कार्य करने लगते हैं तो भाषा भी हमारी स्वतः इन तीनों से ही बनती है। वर्ण, किसी भी भाषा के लिए उसकी ध्वनि यानी वर्ण यानी अक्षर की बहुत ही आवश्यकता होती है। वर्ण से हमारे शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से एक भाषा का सृजन होता है, भाषा का निर्माण होता है। क्लियर। अब आगे हम देखेंगे लिपि किसे कहते हैं और उसके बाद 10 छोटा सा पॉइंट है साहित्य। ओके। अच्छा बेटा, अब देखते हैं हम लिपि। लिपि किसे कहते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं। आज प्रश्नों का उत्तर एक होगा, किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं बेटा, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग यानी तरीका वो क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब ध्यान देखिए, 2-3 बातें इसमें विशेष होती हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। विश्व की कोई भी भाषा हो बेटा, उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं हम। यह लिपि की विशेषता है। लिपि परिभाषा तो हम जाने, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। पर एक और बात कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ओके। अगली बात देखिए, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। और एक और बात, हर एक भाषा, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं विश्व में, उन सब की कोई ना कोई बेटा ये लिपि जरूर होती है। ठीक। कुछ लिपियों के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, पंजाबी भी क्या है, भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है। इस प्रकार से लिपि क्लियर हुआ। लिपि उसे कहते हैं बेटा कि किसी भी भाषा को लिखने की जो ढंग, विधि या तरीका होता है उनको हम लिपि कहते हैं। और लिपि की 2 विशेषताएं, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। क्लियर। अब छोटा सा पॉइंट होता है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य से आप क्या समझते हैं। यह हो सकता है सहज आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सहज वे में उत्तर देंगे, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, देखेंगे, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।
ज्ञान के संचित कोश साहित्य कहते हैं। संचित कोश यानी वह कोश जो सदियों से संजो कर रखा गया है, ऐसे ज्ञान के भंडार को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और इसके लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है, साहित्य बेटा समाज का दर्पण होता है। साहित्य किसका दर्पण होता है? समाज का दर्पण होता है। और ये जो ज्ञान का संचित कोश होता है, ये जो ज्ञान का संचित कोश, इसमें टोटल समाज ही दिखता है, और जिस समय का वह साहित्य होता है उस समय का वह समाज दिखता है। क्लियर? तो साहित्य किसे कहेंगे? ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। ओके, अब देखिए साहित्य की भी दो विधा या प्रकार जो भी कह लें आप, तो साहित्य की दो विधाएं होती हैं। पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में देखिए कौन कौन आते हैं? नाटक, निबंध, कहानी, जीवनी आदि बहुत से ऐसे हैं जो कि ये सब गद्य साहित्य में रहता है। अब कहेंगे गद्य किसे कहते हैं? बेटा गद्य लिखने की वह शैली है जिसमें लय, ताल, तुक, छंद आदि की परवाह किए बगैर, जिसमें रागात्मकता नहीं होती, इन बंधनों से मुक्त होकर के जो लिखा जाता है उसे हम गद्य कहते हैं। और पद्य साहित्य देखते हैं। पद्य साहित्य में दोहे, चौपाई, गीत, कविताएं आदि। यानी पद्य फिर किसे कहेंगे? देख लेते हैं। पद्य उसे कहते हैं जिसमें राग, लय, ताल, छंद आदि का विशेष महत्व होता है। इन बातों को ध्यान में रख करके ही काव्य का सृजन होता है। ठीक है? पर कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जो छंद मुक्त भी होती हैं, जिनमें छंद का समावेश नहीं मिलेगा। फिर भी कविताओं के लिए राग, लय, ताल, छंद होना आवश्यक होता है। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से साहित्य भी हमने सीख लिया। यह पाठ हमारा कंप्लीट होता है। इस पाठ में पहले वीडियो में और अब इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इसे समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले भाषा का अर्थ सीखा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी या बोलना। क्लियर? उसके बाद हम भाषा की परिभाषा सीखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं बेटा, लिखित रूप और मौखिक रूप। उसके बाद हम सीखे थे भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। तो भाषा के अन्य रूप में 3 रूप हो जाते हैं: मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्लियर? उसके बाद हम सीखे व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि और साहित्य। ओके, ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।